नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार समक्ष आपके फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप के 35वें क्लास में हैं, 35वें एपिसोड में हैं। पिछले 34 एपिसोड्स को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छी तरीके से उसे देखा है। अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखिएगा और आगे के एपिसोड्स को भी शेयर करते चलिएगा। आज के इस एपिसोड में हम लोग मध्यकालीन भारत में तेजी से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे और जो तुर्किश आक्रमण थे, जो पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं टर्किश अटैक्स वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर हमारी थोड़ी बहुत चर्चा होनी शुरू होगी। बट उसके पहले, बट बिफोर दैट, मैं आप सब लोगों को जो जो कह सकते हैं कि जो आज का जो चैप्टर है, इसमें महमूद गजनवी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो लोग आज पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, महमूद गजनवी वाला, इससे ठीक पहले यानी 34th लेक्चर जो था उसको जरूर देखिएगा। 34th लेक्चर देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद 34th लेक्चर को भी देखिए, जिससे कि दोनों लेक्चर्स जब एक साथ आपके दिमाग में आएंगे तो आपको एक पूरी ओवरऑल सिचुएशन समझ में आएगी। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी भारत राजनीतिक रूप से किन किन भागों में बटा हुआ था, कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंटली कहां कहां पर रूल कर रहे थे। अब आज के इस टॉपिक में महमूद गजनवी के अटैक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो ये सेशन है, इस सेशन का नाम क्या है? इस सेशन का नाम है हिस्ट्री ऑन मैप। आप यहां पर इतिहास पढ़ रहे हैं मैप पर, हिस्ट्री ऑन मैप, ये आपका सेशन है। इस सेशन में आज हम 35वें एपिसोड में हैं और गजनवी का भारत पर आक्रमण, ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग स्टडी IQ IAS हिंदी पर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो हमारे कोड को आप कहीं नोट कर लीजिए। हमारा कोड है विरद लाइव, VIRADLIVE। ये कोड आप जरूर हमारा नोट कर लीजिए। कुछ भी आपको परचेज करना है, कोई भी बैच परचेज करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस सब जगह पर आप विरद लाइव कोड को इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्माइल अली जो है वो गद्दी पर बैठा। लेकिन उसे गद्दी से हटा करके उसके छोटे भाई महमूद ने गजनी का शासन प्राप्त किया है। इसी महमूद की आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसी महमूद के भारत पर अटैक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। महमूद जब गद्दी पर बैठता है तो महमूद ने खलीफा कादिर बिल्ब, एक खलीफा हुआ करते थे, उनसे अपने राज्य की प्रभुसत्ता की औपचारिक मान्यता प्राप्त करी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यकीनन अगर देखा जाए तो खलीफा से अनुमति लेकर के गजनी का शासन बनने वाला सुबुक्तगीन के बाद जो शासक हुआ वो महमूद गजनवी हुआ। और इसी के अटैक्स हमको भारत में देखने को मिलते हैं। खलीफा ने उस समय उसको कुछ उपाधियां भी दी, जैसे जमीनुद्दौला। जमीनुद्दौला का मतलब हुआ कि ये जो साम्राज्य है आप इसके राइट हैंड हैं। और एक और उपाधि दी जिसको कहा गया अमीरुल मिन्नत। अमीरुल मिन्नत का मतलब यह हुआ कि आप जो है धर्म रक्षक हैं, तो आप धर्म की रक्षा कीजिए, साम्राज्य की रक्षा कीजिए, राज्य को आगे बढ़ाइए। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि ये खलीफा ही थे जिन्होंने महमूद गजनवी को इस बात के लिए उकसाया कि आप हर साल भारत के ऊपर आक्रमण करें। और इसी वजह से हम देखते हैं कि तकरीबन महमूद गजनवी के 1000 से लेकर के सन 1000 से लेकर के 1025-26 के बीच में तकरीबन यही कोई 17 आक्रमण हमको देखने को मिलते हैं। वन बाय वन उन्हीं आक्रमणों के ऊपर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आइए एक बार मैप जो है वो बना लेते हैं, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैप ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये आज हम लोग इंडिया के बारे में ही केवल डिस्कशन करेंगे। इंडिया के मैप से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि हमें किसी और मैप की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं कि भारत का इधर का हिस्सा है, इधर की ओर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हमें तो सिंधु नदी से इधर काम है, तो थोड़ा सा मैंने सिंधु नदी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। और बाकी उसकी सहायक नदियां हैं तमाम सारी, आप सहायक नदियां जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, इस तरीके से करके। इधर आप गंगा नदी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये गंगा नदी ड्रॉ हो जाएगी। और ये जो है आपका यमुना नदी ड्रॉ हो जाएगी। बस इतने से काम चल जाएगा और तकरीबन ये आपका मैप है। यहाँ कहीं पे आप जो है श्रीलंका को ड्रॉ कर सकते हैं, श्रीलंका को ये आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। हालांकि इसका कोई काम नहीं, हमें पश्चिमी भारत का काम है, ठीक है, वेस्ट इंडिया का काम है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक नदी जाती है जिसको हम लोग
जिसको हम लोग किस तौर पर जानते हैं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो समथिंग लाइक दिस कि ये आपका इंडिया का मैप रहेगा, कुछ इस तरीके का इंडिया का मैप है, बाकी किसी और चीज़ की आवश्यकता हमको खास पड़ने वाली नहीं है। तो हम आज महमूद गजनवी के आक्रमण के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इसके पहले आक्रमण की तरफ चलते हैं, फर्स्ट अटैक को देखने का प्रयास करते हैं। इसका पहला जो आक्रमण हुआ है महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण, तो इसको पहले तो हम डुप्लीकेट बना लेते हैं क्योंकि इसका आगे कई बार जो है हमें काम होने वाला है, तो हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं एक दो बार। चलिए, तो पहले तो हमको इसका प्रथम आक्रमण पढ़ना है, प्रथम आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी का प्रथम जो आक्रमण है उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। फर्स्ट अटैक जो है हम इसको पहले तो समझना चाहेंगे। अब ये जो फर्स्ट अटैक है, ये जो प्रथम आक्रमण है, ये आक्रमण वर्ष 1000 में होता है और इस आक्रमण में कोई बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन कुछ सीमावर्ती इलाके हैं जिन पर अधिकार किया गया है। तो पहला आक्रमण सन 1000 में है और इसमें सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों पर आक्रमण ये किया गया है। अब देखिए यहां पर कहीं पर मान के चलिए कि ये कुछ इलाका है जो हम गजनी के तौर पर देख सकते हैं, सपोज दैट ये गजनी है, ठीक है। यहां कहीं पर आपका मान के चलिए कि ये पेशावर यहां पर है, पेशावर इलाका है। यहां कहीं भी आपका खैबर पास पड़ेगा, इस जगह पर खैबर दर्रा पड़ेगा, ये खैबर दर्रा है। थोड़ा सा मैं पतले पेन से लिख देता हूं जिससे कि आपको सही दिखाई देगा। खैबर दर्रा यहां कहीं पर मान के चलते हैं खैबर दर्रा है, ठीक है। तो ये तो प्रारंभिक चीजें आपको समझ में आती हैं। अब गजनी के कबीले से महमूद गजनवी जब राजा बनने के बाद आगे 1000 ईस्वी पर सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करता है, तो इसी खैबर दर्रे के आसपास प्रवेश करता है। यहीं पर इसका जो है इस खैबर दर्रे से इंसर्शन होता है यहाँ पर, और पेशावर और उसके आसपास के कुछ सीमांत प्रदेश हैं, इन्हीं सीमांत प्रदेशों पर, इन्हीं सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण करके यहां पर अपने राज्यपालों को नियुक्त करके वो यहां से वापस चला जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, यहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों पर अपना राज्यपाल नियुक्त कर गजनी वापस चला गया, ठीक है, गजनी वापस चला गया। तो ये तो था उसका पहला आक्रमण। फर्स्ट अटैक जो है उसने इन्हीं एरियाज में किए हैं। पहला अटैक जो है उसका यहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, इन एरियाज पर, यहां पर इसका फर्स्ट अटैक हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे आक्रमण की तरफ, जो कि हिंदूशाही राज्य के ऊपर किया गया था। तो सेकंड अटैक जो है, दूसरा आक्रमण जो है, ठीक है, दूसरा आक्रमण जो है वो कहां है, दूसरा आक्रमण ये किया गया है हिंदूशाही राज्य पर। और कल जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हिंदूशाही राज्य की लोकेशन आप सब लोगों को याद होगी। इस क्षेत्र पर इसने तकरीबन 1001 से लेकर के 1002 के बीच में कुछ अटैक्स किए हैं, ये वाला पॉइंट जो है। अब देखिए जो हिंदूशाही आपको राज्य देखने को मिलेगा वो राज्य यहीं पर ही है, मतलब आप देखेंगे कि पश्चिम में मुल्तान के आसपास तक थोड़ा सा राज्य आपको देखने को मिलता है, पूरब में जो है आपको सरहिंद तक इसका राज्य फैला हुआ देखने को मिलता है, ये वो राज्य है। तो तकरीबन ये कोई जगह है जहां पर आप देखेंगे कि यहां सपोज दैट मान के चलिए इन जगहों पर कहीं पर हिंदूशाही राज्य है, ये वाला जो इलाका है ये हिंदूशाही राज्य का है, सपोज दैट कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आप देखेंगे कि हिंदूशाही राज्य है, हिंदूशाही शासन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको याद होगा पिछली कहानी में कि पिछले मतलब आगे जो है 1001 में इसका आक्रमण होगा, भारत की ओर ये जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि जयपाल यहां के शासक हुआ करते थे। जयपाल पहले भी सुबुक्तगीन से 2 बार हार चुके थे, लेकिन जब महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण हुआ तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भी यही शासन यहां पर संभाल रहे हैं। राजा कौन है यहां पर, राजा है जयपाल। हालांकि तीसरे आक्रमण से पहले भी
राजा के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास वहां की जनता को नहीं रहा, पर इसी विश्वास को पाने के लिए अपनी सेना को तैयार करके ये महमूद गजनवी से लड़ने के लिए तैयार होता है। नवंबर 1001 में पेशावर में महमूद गजनवी के साथ इसका भीषण युद्ध होता है। तो ये जगह है पेशावर जहां पर युद्ध हो रहा है। तो जयपाल पेशावर में लड़ाई करता है, पेशावर में युद्ध होता है और इस पेशावर के युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं। पराजित हुआ जयपाल जो है क्या हो जाते हैं, पेशावर के युद्ध में पराजित हो जाते हैं और विजय किसकी होती है, महमूद गजनवी की विजय हो जाती है, ये जीत जाते हैं। अब इसी समय जयपाल जो है वो कैद कर लिए जाते हैं, उनके बेटे पोते ये सब लोग कैद कर लिए जाते हैं, कुछ समय तक कैद बने रहते हैं, लेकिन एक वचन देने के बाद जो है इनको रिहा कर दिया जाता है। वचन दिया है जयपाल ने, पहले जयपाल ने वचन जो है वो सुबुक्तगीन को भी दिया था, वहां से वादा से मुकर गए थे, पर यहां पर भी एक वादा किया है कि हम 2.5 लाख दिनार आपको देंगे, 50 हाथी देंगे, इस शर्त के साथ इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जब ये रिहा हुए, राजा जयपाल जब रिहा हुए, तो क्योंकि अब तीसरी बार भी हार हुई थी, तो प्रजा ने पूरी तरीके से इनके ऊपर अपना विश्वास खो दिया और प्रजा ने इनको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उस समय एक रिवाज भी चला करता था हिंदू शाही वंश में, वो ये था कि 2 बार से अधिक अगर कोई राजा ये हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि अगर हार जाता है किसी शासक से तो उसे अयोग्य माना जाएगा। ये तो तीसरी बार हो गया। तो ये जो अपमान हुआ, इस अपमान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, शासक मानने से मना कर दिया है प्रजा ने, तो उसने तुरंत अपने बेटे आनंदपाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो उस समय इनके बेटे और पोते सारे लोग कैद थे, आनंदपाल को भी रिहा किया गया, पोता लेकिन अभी भी कैद में रहेगा, ये अभी आगे इसका नाम आएगा, हम उसके बारे में कहानी याद रखेंगे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आनंदपाल जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए गए। जब जयपाल ने आनंदपाल को अपने हिंदू शाही राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, आनंदपाल को क्या किया, आनंदपाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो जब ये नियुक्त किया तो इसके पश्चात जो है वो अपमान महसूस करते हुए अपने आप को आत्मदाह कर लेता है, अपने आप को जला करके मार डालता है। तो इस तरीके से इनका काम खत्म हो जाता है। अब इसके बाद तीसरे आक्रमण की अगर हम बात करें, 2 अटैक्स तो आपने यहां पर देख लिए, इन जगहों पर देखिए, पहला अटैक हुआ, दूसरा अटैक आपको हिंदू शाही वंश के शासक के ऊपर देखने को मिलता है, सेकंड अटैक, और इस सेकंड अटैक में पेशावर में लड़ाई होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा अटैक, आपने ये 2 अटैक देखे, 2 अटैक्स तो आपको यहां पर दिख गए ना। तीसरा अटैक जब आप देखने चलेंगे, तीसरा आक्रमण जब आप देखेंगे, तो ये भाटिया राज्य के ऊपर हुआ है। भाटिया राज्य के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मुल्तान के उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां कहीं मुल्तान है, यहां कहीं मान के चलिए कि मुल्तान है, ठीक है। और भाटिया राज्य जो है ये भी हिंदू वंशीय एक शासक है, उनके द्वारा शासन किया जा रहा है। भाटिया जो है उत्तर पश्चिम में, मुल्तान के दक्षिण पश्चिम में, यहां कहीं पे आपको भाटिया राज्य जो है वो देखने को मिलेगा। यहां पे आपको भाटिया का शासन देखने को मिलेगा, भाटिया शासक यहां पर मिलेंगे। तो थर्ड अटैक जो है, तीसरा अटैक जो है, थर्ड अटैक जो है, यानी कि तीसरा आक्रमण जो आप देख रहे हैं, तीसरा आक्रमण ये भाटिया राज्य पर हुआ है, भाटिया राज्य पर, ठीक है। ये तीसरा आक्रमण हुआ है। और ये जो थर्ड अटैक हुआ है, ये हुआ है 1003 में, मतलब 1003 ईस्वी में ये अटैक आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि भाटिया वंश का शासक उस समय कौन था? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, विजय राय नाम के एक शासक हुआ करते थे। यहां पर कौन? विजय राय नाम के एक शासक थे, जिन्होंने गजनी से होने वाले तीसरे अटैक को, महमूद गजनवी के तीसरे आक्रमण का डट करके मुकाबला किया है। लेकिन जब इन्होंने अपनी हार देखी तो इन्हें अपना मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। महमूद ने इनका पीछा किया और जब बहुत दूर तक पीछा करते हुए क्या नाम है, विजय राय ने देखा कि बहुत दूर तक दुश्मन पीछा करता चला आ रहा है और अब वो दुश्मन से घिर चुका है, अब आगे बच करके निकल पाना संभव नहीं है,
तो उसने छुरा निकाल करके आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के पश्चात, इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात यहाँ का जो प्रोविंस है, ये जो भाटिया राज्य है, इस पर महमूद गजनवी ने जाकर के इनका राजकोष लूट लिया, इनके राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया, तमाम सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, सारी संपत्ति जो है लूट ली गई और यहाँ के निवासियों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये गजनवी का तीसरा आक्रमण था। अब अगर हम इसके चौथे आक्रमण की बात करें, फोर्थ अटैक की बात करें, देखिए 3 आक्रमण हैं और 3 के तीनों में विजय हासिल हुई है। अब हम फोर्थ यानी कि चौथे आक्रमण की बात करेंगे। चौथा आक्रमण, पिछला आक्रमण जो था वो 1003 ईस्वी में हुआ था। चौथा आक्रमण जो है वो मुल्तान पर चढ़ाई करने के लिए होगा। यहीं पर जो मुल्तान है, जो ये प्लेस आपको दिख रहा है, तो थर्ड अटैक तो आपने भाटिया का देख लिया। चौथा अटैक जो है आपको किसका दिख रहा है? ये मुल्तान का दिख रहा है। और मुल्तान में आपको याद होगा कि मुल्तान में अरब शासकों का शासन था, वहां पर सुल्तान फतेह दाऊद शासन करते थे। तो देखिए 1006 में सुल्तान फतेह दाऊद, फतेह या फतेह दाऊद एक ही नाम है, इन पर आक्रमण हुआ है। ये आपका चौथा आक्रमण है। और आपको मालूम है कि ये अरब शासक हुआ करते थे। इस बीच हुआ क्या कि अब ये किरमिथियाई वंश के हुआ करते थे। कल भी मैंने बताया था, यहां पर किरमिथियों का शासन होना शुरू हो चुका था। सिंध भी स्वतंत्र था, वहां पर भी अरब शासकों का शासन हुआ करता था। तो ये मुल्तान पर अटैक हुआ है। मुल्तान में जो दाऊद है ये मुस्लिम जरूर है, लेकिन ये शिया धर्मी है, शिया धर्मी किरमिथिया वर्ग का ये शासक है। जबकि महमूद गजनवी जो हैं ये सुन्नी हैं। इस हिसाब से महमूद गजनवी दाऊद शिया जो है उसको विधर्मी मानता है, यानी कि काफिर मानता है, और काफिरों का पतन करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए ये पूर्वी देशों में आक्रमण कर रहे थे बार बार। इसलिए इनके ऊपर आक्रमण करना इनका निश्चय हुआ। जब इस निश्चय के बारे में पता चला तो दाऊद ने हिंदू वंशी शासक जो हैं, जो राजा जयपाल के बाद आनंदपाल शासक बने हैं, आनंदपाल के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। तो इससे पहले कि अब इस युद्ध में फतेह दाऊद के साथ युद्ध हो, फतेह दाऊद शिया वर्ग का है और इस शिया ने क्या किया है? आनंदपाल का साथ लिया है, आनंदपाल का साथ। अब जो आनंदपाल का इन्होंने साथ लिया है, इसमें आनंदपाल से अब पहले लड़ाई होगी। ठीक है, पहले आनंदपाल से लड़ाई होगी। युद्ध यही है, लेकिन 2 चरणों में हुई है। पहले आनंदपाल से युद्ध हुआ। आनंदपाल से भेड़ा पंजाब के पास में इनका एक युद्ध होता है, जिसमें आनंदपाल हार जाते हैं और ये भाग करके पंजाब से कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं। तो अब बचे दाऊद मियां। ठीक है, अब बचे दाऊद मियां। तो अब कश्मीर के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि कश्मीर पर महमूद जो है सुल्तान जो है उसने आक्रमण किया है, वहां पर जीत हासिल करी है, और मुल्तान के ऊपर भी उसने जो है आगे चल करके जीत हासिल करी है। तो इस तरीके से ये जो इनके खिलाफ फतह है, उसमें पहले आनंदपाल को हराया और उसके बाद दाऊद को भी हराया। इन दोनों को हराने के पश्चात ये दोनों बाद में फिर कश्मीर ही भाग गए और जो ये मुल्तान वाला एरिया है ये खाली हो गया। अब जो मुल्तान वाला एरिया है जो खाली हुआ, वो मालूम है किसके पास गया? मुल्तान वाला जो एरिया है वो खाली होने के पश्चात जिस व्यक्ति के पास गया उसका नाम था सुखपाल। और मजे की बात है, उसका नाम अब सुखपाल से नवासा शाह हो गया था। तो सुखपाल नवासा शाह एक नाम आपको याद रखना है, सुखपाल नवासा शाह ये एक नाम है जो आपको याद रखना है, जो कि यहां के अब क्या बना दिए गए? गवर्नर बना दिए गए। कहां के गवर्नर बना दिए गए? मुल्तान के, मुल्तान। ठीक है, तो ये मुल्तान के गवर्नर बन जाते हैं। तो ये जो एरिया है ये नवासा शाह के पास आ गया है। ये नवासा शाह कोई और नहीं है, ये जयपाल के पोते हैं। जो जयपाल जब युद्ध हारे थे इस समय, तो इनको कैद कर लिया गया था, उनको मुक्त कर दिया गया था बाद में, लेकिन उस समय सुखपाल को मुक्त नहीं किया गया था। बाद में सुखपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में सुखपाल ने क्या कर लिया था? इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका चौथा आक्रमण हो गया। तो 4 हमले हमने जो है वो यहां पर पढ़े। अब हम लोग 5वां हमला जो है वो देखेंगे, 5th अटैक देखेंगे। ठीक है, 5वां अटैक देखेंगे, या हम इसी को ही थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं
और डुप्लीकेट करके इसी में हम 5वें अटैक को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 अटैक तो हमको समझ में आ गए, 1 2 3 4, और 5th अटैक जो है अब होने वाला है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां अटैक, 5वां आक्रमण, 5th अटैक। अब आप कल्पना कीजिए कि 5वां आक्रमण कहां होने वाला होगा, किससे इसमें युद्ध होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी कल्पना कीजिए। 5वां आक्रमण जो है उसमें नवासा शाह की हार होगी, नवासा शाह की हार। अब आप सोच रहे होंगे कि नवासा शाह की कैसे हार हो रही है। नवासा शाह को ही तो ये सुखपाल नवासा शाह जो है, इसी को ही तो महमूद गजनवी ने मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया है मुल्तान जीतने के बाद, और ये गजनी वापस चला गया था। तो अब ये जो नवासा शाह हैं, इन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया, और इस कदर बढ़ाया कि गजनवी जब वापस चला गया उसके कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही दिनों या महीनों पश्चात, इसने अपने आप को मजबूत करते हुए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये घटना करीब 1006 के आसपास 1006-7 के आसपास की घटना है। ठीक है, 1006-7 के आसपास की घटना है, इसलिए 1007 पे अटैक होगा। तो अटैक जो है 1007 में हो रहा है, आक्रमण 1007 में हो रहा है। और इसमें घटना क्या घटित हुई, नवासा शाह जो हैं इन्होंने मुल्तान में स्वयं को ठीक है, स्वयं को क्या कर दिया है, स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र घोषित करने के साथ साथ इस्लाम का भी त्याग कर दिया, अब जब ये बात, स्वाभाविक सी बात है, महमूद गजनवी को पता चली होगी, तो उसने क्यों ही इस चीज को एक्सेप्ट किया होगा। उसने तुरंत 1007 ईस्वी पे आक्रमण किया। ठीक है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि 1007 में आक्रमण होता है। 1007 में आक्रमण कर नवासा शाह को क्या किया, पराजित किया। और इस प्रकार से जो मुल्तान जो इलाका है, उसी मुल्तान पे ही आपको 5वां अटैक भी देखने को मिलेगा, 5th अटैक भी आपको देखने को मिलेगा। और ये अब मुल्तान पूरी तरीके से किसके कब्जे में चला गया, ये चला गया महमूद गजनवी के कब्जे में। अभी भी एक आक्रमण होना बाकी था, कारण मान अपमान का ही था। 6वां आक्रमण है, ठीक है, 6वां आक्रमण है। और ये आक्रमण यही कोई 1008 के आसपास और 1009 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आक्रमण है, इसमें आनंदपाल और उसके अलायंसेस जो हैं, आनंदपाल जो हैं और उनके जो संघ हैं, वो संघों के माध्यम से यहां पर तैयार होगा। अब देखिए, आनंदपाल पहले भी पराजित हुए थे, जब उन्होंने आपने देखा कि मुल्तान के शासक का साथ दिया था पहले, तो उस समय भी पराजित हुए थे। लेकिन फिर से इन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया, रीऑर्गेनाइज करने के साथ साथ कुछ संघ का निर्माण किया, कुछ और लोगों को मिलाया, कई अन्य सरदारों को, पंजाब इत्यादि के जो सरदार थे, ठीक है, कुछ पंजाब के इलाके के लोग हैं, उनको मिला लिया है। ठीक है, पंजाब प्रोविंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा ही, पंजाब का इलाका। पंजाब को मिलाने के साथ साथ इन्होंने कुछ और शासकों को भी साथ लिया है, जैसे उज्जैन का साथ लिया है इन्होंने, ग्वालियर का साथ लिया है। मान के चलिए कि यहां कहीं पर आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा पतला करके लिखता हूं जिससे कि आपको ये दिखाई दे। ग्वालियर का साथ लिया है, कलिंजर का साथ लिया है, ठीक है। आप देखेंगे उज्जैन का साथ लिया है इन्होंने, उज्जैन का साथ लिया है। ये वाले जो इलाके हैं, इनको इन्होंने हाथ में मिलाया। और एक और अजमेर वाला जो प्रोविंस है, अजमेर प्रोविंस जो है, अजमेर, उसको भी साथ लिया है, अजमेर। ये सब लोगों को मिलाकर के, पंजाब का साथ लेके, दिल्ली का साथ लेकर के, ये सब लोगों को इन्होंने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया। तो अब ये जो इलाके हैं, इनके साथ सब लोग मिलकर के, आनंदपाल के साथ सब लोग मिलकर के, दाऊद फतह भी इसमें जो है वो शामिल हो गया है, कई सारे दूसरे भी सरदार जो है इसमें शामिल हो गए हैं।
और सबका साथ इन्होंने लिया, सबको मोटिवेट किया, आम जनता का भी साथ लिया, आम जनता को भी समझाया गया कि आप सब लोग भी अगर साथ नहीं आएंगे तो इस समय जो है विदेशी आक्रांता से वो देख ही सकते हैं कि वो बार बार सबको हरा रहा है। तो यहाँ पर एक संघ बनाना, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकजुट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी अपील पर लोगों ने इसका जो है साथ दिया। मतलब ये जो आनंद पाल हैं, आनंद पाल ने जो आम लोगों को भी शामिल करने की बात करी है, आम जनता का साथ मांगा, आम जनता का साथ मांगा। ठीक है, अगर साथ मांगा तो साथ मिला भी, ऐसा नहीं कि साथ नहीं मिला, और साथ खूब मिला। मतलब क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर एक व्यक्ति का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला। आप एक कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जिस समय ये सारी चीज़ें हुई उस समय महिलाओं ने अपने आभूषण तक बेचे धन इकट्ठे करने के लिए, सेनाओं को चीज़ें देने के लिए। पंजाब के खोखर जाति के लोग हुआ करते थे, ठीक है, पंजाब में खोखर हुआ करते थे, तो खोखरों ने भी जो है साथ दिया है, राजपूतानाओं का साथ दिया है, राजपूतों का भी साथ जो है यहाँ पर लिया गया है, राजपूत राज्य जो ऐसे अजमेर वगैरह है तो इसका भी साथ लिया गया, सब लोगों का साथ दिया इन्होंने। कहते हैं कि जब अटैक हुआ तो खोखर सबसे आगे हुए, वे नंगे पांव नंगे सिर बेहद बहादुरी से खोखर जो है वो जाकर के महमूद की सेना के साथ लड़ते हैं और तकरीबन 3-4 हजार शत्रु सेना के लोगों को वो मार गिराते हैं। इसी तरीके से राजपूत भी बड़े ही शानदार तरीके से लड़े, बड़े बहादुरी से लड़े। लेकिन और इसमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि शायद महमूद इसमें बुरी तरीके से पराजित हो जाएगा। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसी युद्ध में महमूद जो है अपने सैनिकों को युद्ध रोकने के लिए आदेश देने ही वाला था कि उसी समय एक घटना घटित हुई। घटना ये हुई कि इस सेना को लीड करने वाले जो शासक थे आनंदपाल, इनका हाथी जो है वो बिदक गया किसी कारण से, और वह एकदम जब बिदक गया तो वो भागने लगा। इसकी वजह से इनकी खुद की सेना में अफरा तफरी मच गई भयंकर तरीके से। इसी बात का फायदा उठा करके महमूद गजनवी ने सेना को रौंद डाला। करीब 2 दिन 2 रात इन सभी का पीछा किया गया और फिर ये सारे इलाके जो है वो हाथ से निकल गए। इस युद्ध में कई सारे लोगों ने साथ दिया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेकर के मुल्तान तक ये सारा का सारा हिस्सा, यानी कि उत्तर पश्चिम का एक बड़ा प्रोविंस जो है इसी 6वें अटैक के बाद, इसी 6th अटैक के बाद आप देखेंगे वो किसके हाथ में आ गया, वो महमूद गजनवी के हाथ में आ गया पूरी तरीके से। तो ये आपका ये अब इस समय उत्तर पश्चिम का यानी कि नॉर्थ वेस्ट का पूरी तरीके से स्वामी बन गया है महमूद गजनवी। फिर हम 7वें अटैक की बात कर लेते हैं। 7वां अटैक, 7वां आक्रमण, 7वां आक्रमण। और ये 7वां आक्रमण जो है ये भारत की उत्तरी सीमा पर होगा, नॉर्दर्न जो सीमा है वहां पर हो रहा है। ये अटैक सन 1009 में नागरकोट में हुआ है, या नगरकोट इसको कह सकते हैं, नगरकोट, कहीं कहीं नागरकोट भी लिखा रहता है, हालांकि नगरकोट, या आप इसी को कांगड़ा कह सकते हैं, कांगड़ा, नगरकोट कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, कांगड़ा कह सकते हैं। अब देखिए कांगड़ा जो क्षेत्र है वो आपको यहां कहीं देखने को मिल जाएगा इस तरफ, ठीक है, कांगड़ा क्षेत्र, कांगड़ा क्षेत्र ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक हम देख सकते हैं कि हमारे 6 अटैक हो चुके हैं। 5वां अटैक मुल्तान में ही हुआ। 6वां अटैक एक तरीके से जो हिंदुशाही है शासक, ये 6वां अटैक इन सारे अलायंसेस के साथ लेकर के लड़ता है, तो 6वां अटैक ये है। और अब हम कांगड़ा में चल रहे हैं, तो कांगड़ा यानी कि नगरकोट जो है, नगरकोट जो है ये इसका 7वां अटैक का हिस्सा है, 7th अटैक का भाग है, हम जिनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं 7वें हिस्से पर। तो कहते हैं कांगड़ा के विरुद्ध भी एक बड़ी सेना इकट्ठी हुई है, कांगड़ा के विरुद्ध भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने के लिए, कांगड़ा में भी महमूद गजनवी के विरुद्ध। कहते हैं कि महमूद गजनवी को यह पता चला था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना है, और खजाना था भी, यहाँ पर बहुत रुपया पैसा वाला स्थान है। तो इसने कांगड़ा के किले के ऊपर यानी कि नगरकोट के किले के ऊपर घेरा डाल दिया है, और तकरीबन 3 दिन तक ये घेरा डला रहा। 3 दिन के पश्चात यहाँ के जो शासक थे उन्होंने जो है वो अपना जो है सरेंडर कर दिया, और 3 दिन बाद जो है इस पूरे किले के ऊपर इनका कब्जा हो जाता है। इसके बाद यहाँ का खजाना इनके हाथ लग जाता है, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे घोड़े, ये सब उनके हाथ में लग जाते हैं।
इतिहासकारों की कैलकुलेशन ये कहती है कि तकरीबन 70,000 दिरहम की मुद्रित धातु इनको प्राप्त हुई है। यही कोई 7 लाख मूल्य के आसपास के तकरीबन 400 मन भार के सोने चांदी की ईंटें जो है इनको मिली हैं। तो इतनी सारी रईसी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये आक्रमण है आपका नागरकोट का, 7वां आक्रमण है। फिर इसके बाद कुछ छोटे मोटे हमले बार बार हुए। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां आक्रमण बार बार होता है। उसके पीछे एक जो प्रमुख वजह है 8th, 9th, 10th और 11th जो अटैक हैं, ये चारों अटैक बार बार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस एरिया और इस एरिया की रईसियत के बारे में महमूद गजनवी को पता चलता है और यहाँ की अकूत धन संपदा को एक बार में ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए बार बार अटैक्स जो है वो किए गए। 1009 से लेकर के 1018 तक ये सारे अटैक हुए। 1009 से लेकर के 1018 तक ये 8वां, 9वां, 10वां और 11वां आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में अगर आप देखेंगे तो मुल्तान से लेकर के पूरा उत्तर का जो हिस्सा है, जिसमें आप कश्मीर का हिस्सा मान लीजिए, मुख्यतः इसमें मुल्तान पर, कश्मीर पर, थानेश्वर पर, इन सब जगहों पर जो है इसने क्या करी है, लूटपाट करी है और उसे जीता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ अटैक्स जो हैं आपको ये मुल्तान से लेकर के थानेश्वर तक, यहां तक आपको देखने को मिलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। इसी में आपको 8th, 9th, 10th और 11th अटैक जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं एक साथ ये सारे अटैक्स जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलते हैं बार बार, और बहुत सारी चीजें यहां से धन संपदा के तौर पर उसने लूट करके अपने पास रख ली हैं। अब आगे जो है 13वें अटैक के ऊपर हम 12वें अटैक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 12वां अटैक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12वां अटैक जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आइए 12वें अटैक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 12th अटैक, आक्रमण। 12वां आक्रमण जो हो रहा है भैया वो हो रहा है कन्नौज पे। कहां हो रहा है? कन्नौज। 12वां अटैक जो हो रहा है भाई वो हो रहा है आपका कन्नौज पे। कन्नौज, यहां पर आपको 12वां अटैक देखने को मिल रहा है। अभी जो 12वां अटैक कन्नौज पर देखने को मिल रहा है, वहां पर राज्यपाल नाम का एक शासक है। राज्यपाल, कल भी मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल नाम के कन्नौज के एक शासक हैं जो यहां पर शासन कर रहे हैं। कन्नौज पर आक्रमण जो है यही कोई 1018-19 में हुआ है। 1018-19 में यह अटैक हुआ है और इस अटैक में कुछ खास वीरता की कहानियां नहीं देखने को मिलती हैं, या कुछ खास एक टकराव नहीं देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये हर्ष के समय की उत्तरी राजधानी हुआ करती थी, और आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो कन्नौज है ये उत्तर सहित दक्षिण भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस रहा था। तो कन्नौज पर आक्रमण करने से पहले महमूद गजनवी ने बरन के ऊपर आक्रमण किया है। कन्नौज पर आक्रमण करने से पहले कहां पर आक्रमण किया है? बरन पर आक्रमण किया। बरन का मतलब हो गया बुलंद शहर। बुलंद शहर, तो बुलंद शहर का एक शासक हुआ करता था। यहां कहीं पे आप मान के चलिए कि बुलंद शहर है, बुलंद शहर, ठीक है। बुलंद शहर पे इन्होंने आक्रमण किया है। बुलंद शहर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरिदत्त। तो राजा हरिदत्त इनसे लड़ते हैं, लेकिन राजा हरिदत्त बाद में हार मान लेते हैं और यहां के करीब 10 लाख लोगों को इस्लाम स्वीकार करा दिया जाता है। फिर ये यहां से बरन से जो है मथुरा की ओर रवाना होता है, मथुरा की ओर, ठीक है। तो यहीं पर आपको मथुरा देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे की ओर अगर हम आएंगे तो मथुरा देखने को मिलेगा। लोकेशंस जो है यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, ठीक है। मथुरा आप देख सकते हैं, मथुरा है, वृंदावन भी इसी एरिया में पड़ेगा। तो इन्होंने मथुरा पर अटैक किया है। मथुरा के बाद इन्होंने वृंदावन पर, वृंदावन या वृंदावन मैंने लिख दिया है, कोई आप इसको चेंज कर सकते हो, वृंदावन लिख लीजिए, वृंदावन। और इन जगहों पर बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करके वहां की जो धन संपदा थी उसे पूरी तरीके से लूट लिया। वहां से एक बहुत बड़ी धनराशि लूटने के पश्चात तब इन्होंने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया।
फिर कन्नौज की ओर ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। सो यही है 18 और 19 में होने वाला ये युद्ध, जिसमें बहुत सारे मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, बहुत सारे जो धन संपदाएं हैं उनको लूटने के पश्चात आक्रमण किया जाता है कन्नौज के ऊपर। जनवरी 1019 में प्रतिहार शासक यहां पर हुआ करते थे, जिनका नाम था राज्यपाल। तो राज्यपाल एक प्रतिहार वंश के शासक हैं। ये बिना लड़े ही, मतलब थोड़ा बहुत लड़ने के लिए तैयार हुए, परंतु उसके बाद पश्चात बिना लड़े ही जब ये जान गए कि हम उनसे नहीं जीत सकते हैं, तो बड़ी ही कायरतापूर्वक तरीके से इन्होंने अपना शीश जो है वो झुका दिया। और सुल्तान ने इसकी हार स्वीकार करने के पश्चात इसके पूरे नगर को रौंद डाला और ढेर सारी धन संपदा इकट्ठी करके यहां से गजनी लौट गया। तो ये आपका तकरीबन 12वां आक्रमण था जो मैंने आपको यहां पर कन्नौज के लिए बताया। ठीक है, तो कन्नौज के लिए आपका 12th अटैक जो है वो देखने को मिलता है, 12वां आक्रमण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 12वां अटैक होने के पश्चात अब हम 13वें अटैक की तरफ चलेंगे। 13वां आक्रमण 12वां आक्रमण आपने देखा कि 1018-19 के बीच में हुआ, और 13वां आक्रमण हो रहा है कलिंजर में। कलिंजर में आप जानते होंगे चंदेल शासक हुआ करते थे। 1020 में चंदेल शासकों के ऊपर चंदेल शासक यहां पर शासन कर रहे हैं। कहां पर? कलिंजर में। तो ये आक्रमण कहां हो रहा है? ये आक्रमण हो रहा है कलिंजर। ये आक्रमण आपको कलिंजर पे देखने को मिल रहा है। कलिंजर यहां पर आप देख रहे हैं, ये कलिंजर वाला लोकेशन है, और यहां पर आपको 13th अटैक देखने को मिलेगा। 13वां आक्रमण जो है वो देखने को मिलेगा। कलिंजर में चंदेल शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था गंडा। यहां के शासक थे चंदेल शासक, जिनका नाम क्या है? गंडा। और गंडा को जब ये पता चला कि कन्नौज के शासक जो हैं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, शीश झुका दिया है अंग्रेजों के माफ कीजिएगा महमूद गजनवी के सामने, तो इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और ये हार उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने राज्यपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। राज्यपाल जो है वो इनके सामंत बन चुके थे महमूद गजनवी के, कन्नौज के ही। तो गंडा ने क्या किया? कन्नौज के शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके हरा दिया और उसके बाद मार डाला। इस प्रकार से महमूद गजनवी को यह लगा कि गंडा ने जो है वो कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके हमारे इलाके में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। और जब महमूद गजनवी को यह पता चला तो उसने एक बड़ी सेना लेकर के कलिंजर के ऊपर चढ़ाई कर दी। कलिंजर का यह शासक वीरतापूर्वक लड़ता है। गंडा पर आक्रमण हुआ। ठीक है, ये इस घटना के बाद हुआ। ठीक है, और ये पराजित हुए। ठीक है, तो इस तरीके से गंडा की भी क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और कलिंजर को बुरी तरीके से लूट लिया जाता है। अब इसी कलिंजर को लूटने के बाद, यही कलिंजर की लूटपाट हुई। कलिंजर की लूटपाट 1020 के आसपास हुई। 1020 के आसपास होने के बाद 1020-21 के आसपास तक ये फिर से जो है ग्वालियर और कलिंजर को लूटने के लिए आते हैं। तो आगे चल करके ये आपका 13वां अटैक था, और 14वें और 15वें अटैक जो हैं, 14th और 15th अटैक जो है, 15th जो आक्रमण है ये फिर क्रमानुगत वर्षों में होते हैं, और ये होते हैं ग्वालियर और कलिंजर। ठीक है, तो ग्वालियर और कलिंजर पर फिर से अटैक किया जाता है इन्हें लूटने की इच्छा से। तो आप देखेंगे ग्वालियर और कलिंजर, ग्वालियर पे आप 14वां अटैक देखते हैं, और फिर 15वां अटैक भी आप कलिंजर पर दोबारा से देखते हैं। ये दो आक्रमण आपको फिर से लगातार देखने को मिलेंगे। 15वें आक्रमण के बाद जो आक्रमण होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, 16वां हमला। और 16वां हमला हुआ सोमनाथ पर। 16वां आक्रमण, और ये आक्रमण हुआ किस पर? सोमनाथ पर। तो ये इसका सोमनाथ विजय वाला अटैक है, जो कि सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक माना जाता है।
ये आक्रमण 1025 में किया गया। ये आक्रमण कब किया गया? 1025 में किया गया। सबसे बड़े हमले के तौर पर इसको माना जाता है। ये गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है उसमें सोमनाथ जगह पड़ती है। यहां पर इस जगह पर आपको सोमनाथ देखने को मिलेगा। ये सोमनाथ मंदिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा गुजरात के काठियावाड़ में। अब यहां पर आक्रमण करने की जो वजह है वो हिंदुओं के द्वारा अतिवादी होकर के देवी देवताओं में मूर्ति पूजक या मूर्ति उपासक के रूप में प्रसिद्धि होना है। यहां पर यहाँ के लोगों को मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा एक तो आसक्ति है, दूसरी बात ये जो सोमनाथ है इसके बारे में उसे पता चला कि ये धन दौलत की अकूत संपदा यहाँ पर स्थित है सोमनाथ मंदिर में, तो ये इस चीज ने भी महमूद गजनवी को आकर्षित किया है। दूसरा आकर्षण ये है कि मूर्ति पूजक है यहाँ पे, तो महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, तो जहां जहां मूर्ति पूजा हो रही है वहां अटैक करना वो अपना फर्ज समझता है, इसलिए उसने अपनी यहाँ पर चढ़ाई करने की तैयारी करी है। चढ़ाई करने से पहले बहुत बड़ी सेना को इकट्ठी करके वो आया है और खूब सारा आसपास के राज्यों को लूटता हुआ, वहां से धन इकट्ठा करता हुआ अपने सैनिकों के ऊपर वो धन खर्चा करता है, खूब उन्हें खिलाता पिलाता है, जिससे कि आगे के आक्रमण, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके की तरफ चलना था इनको, इसलिए इन्हें मालूम था कि यहाँ पर सब चीजें व्यवस्थित तौर पर हमारे पास में होनी चाहिए, तो उस सब चीजों पर भी धन संपदा वो खूब इकट्ठी कर लेता है। इसी क्रम में जनवरी 1025 में इनकी सेनाएं जो हैं वो अनहिलवाड़ा पहुंचती हैं, तकरीबन यहां कहीं, ठीक है, तकरीबन यहां कहीं अनहिलवाड़ा आपका पड़ता है। अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा में शासक हुआ करते थे भीम, राजा भीमदेव। राजा भीमदेव हार गए थे और वो भाग निकले थे, और अब सोमनाथ पे आक्रमण करना इनके लिए थोड़ा आसान हो गया था। 50,000 से अधिक लोगों को सोमनाथ में मारा गया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि 1025 में यहां पर हमला हुआ है, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ है। सोमनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ करके जब इसकी सेना ऊपर की ओर पहुंची तो देख करके हतप्रभ रह जाती है। लोगों को अभी भी विश्वास है कि उनके स्वामी जो सोमनाथ हैं वो रक्षा करेंगे। वहां पर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वो हवा में लटकी हुई थी। ये देख करके महमूद गजनवी और उसके साथी भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को एक मूर्ति भंजक के तौर पर प्रस्तुत कर सके, इसलिए उन सब का भय हटा करके उसने मूर्ति के टुकड़े कर दिए और खूब सारा वहां से धन संपदा और खजाना को लूटा। तो इस तरीके से ये सोमनाथ का अटैक है जो 1025 में किया गया है। इसके बाद उसका 17वां हमला होता है जो कि अंतिम हमले के तौर पर माना जाता है। 17th अटैक है, 17वां अटैक है, 17वां आक्रमण। और 17वां आक्रमण जो हुआ है ये जाटों पर हुआ है, जाटों पर, ठीक है। 17वां आक्रमण किसके ऊपर हुआ है? जाटों पर हुआ है। जब यहां से वापस जा रहा है तो यहां पर कुछ जाट हैं राजपूताना इलाके से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर जाटों ने इनको परेशान किया है। तो जब ये सोमनाथ से वापस जा रहे हैं, अपने गजनी की तरफ जब वापस जा रहे हैं, तो बहुत सारी धन संपदा को जब लेकर के ये महमूद गजनवी चला तो रास्ते में जाटों ने इसे परेशान किया। तो फिलहाल तो वो किसी तरीके से गजनी चला गया, लेकिन फिर उनको पनिश करने के लिए 1026-27 में वो लौटता है और जाटों के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में तमाम सारे जाट जो है वो मारे जाते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, और जाट रीजन जो है, जाट प्रोविंस जो है वो भी इनके कब्जे में आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको समझ में आता है कि भाई ये 17वां आक्रमण है, ये आपका 16वां आक्रमण था। जाटों का इलाका 17वें हिस्से में आ जाता है। गजनी से लेकर के अगर आप यहां तक का प्रोविंस पूरा देखेंगे तो तकरीबन कुछ इस तरीके की आपको एक कहानी देखने को मिल जाएगी, लगभग कि ये गजनी प्रोविंस आप देख लीजिए, और यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है उसने लूट रखा है या जीत रखा है। ये पूरा का पूरा इलाका इन्होंने जीत रखा है। ये महमूद गजनवी का आक्रमण का इलाका है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, ओवरऑल कवर करें, तो हमको ये समझ में आता है कि तकरीबन ये हिस्सा है जो उसने क्या कर लिया है, जीत लिया है, ठीक है। तकरीबन ये हिस्सा है जो उसने क्या कर लिया है, जीत लिया है, ये पूरा का पूरा प्रोविंस। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत बड़ा इलाका है
जो उसने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई किया है महमूद गजनवी ने, जो अपने हिस्से में इन्होंने मिलाया है। ठीक है जी। ये इलाके हैं जो जीते गए, पेशावर और ये सब चीजों से, जगह से मिला करके, हर जगह से। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आता है कि ये एक बड़ा सा प्रोविंस है, एक बड़ा सा इलाका है जो महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया है। और इसके बाद तो आगे के आक्रमणकारियों के लिए मार्ग खुलेंगे। तो अभी तो हमने गजनी कबीले की कहानी पढ़ी। गजनी कबीले के समय में भारत की स्थिति क्या थी वो मैंने आपको बताया ही। तत्कालीन समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाल शासक हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाल शासक हैं इस जगह पर। ठीक है, पाल शासक यहाँ पर इस समय जब ये हमला हो रहा है, ये पाल शासक हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चोल वंश देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चालुक्य देखने को मिलेंगे, कल्याणी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको चेरों का शासन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पांड्य मिलेंगे। ठीक है, ये सिंघल प्रांत आपको देखने को मिलेगा, सिंघल देश देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा का हिस्सा है, जो पूर्वी गंग के रूप में, इनको जो है हम लोग पूर्वी गंग के रूप में जानते हैं। तो पूर्वी गंगों का यहाँ पर शासन है। यहाँ पर पश्चिमी गंगों का शासन हुआ करता था। तो ये तमाम प्रकार के इलाके हैं जो आप देख रहे हैं, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर शासन किया हुआ है तत्कालीन समय में। तो भारत में एक बड़ा राज्य है जो आप देख रहे हो पूरा, और उत्तर का तो सब बिखरा ही हुआ था, ये तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो नक्शा है वो समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ये नक्शा पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी में इसी तरीके से शानदार तरीके की क्लासेस भी चलती हैं। अब आप यहाँ पर डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में होते हैं, तो इसी में डाउट पूछने को मिल जाए आपको तो और अच्छा लगता है। नोट्स बनाने को मिल जाए अच्छा लगता है, इस पर क्वेश्चंस करने को मिल जाए अच्छा लगता है, इस पर मेंस के क्वेश्चंस करने को मिल जाए तो और अच्छा लगता है, इस पर प्रैक्टिस सेशंस मिल जाए तो और अच्छा लगता है। पर यूट्यूब में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं इन सभी सुविधाओं को पाने के लिए। 28 मई से नया बैच शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, VIRAD LIVE। इस लाइव कोड, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और आप इस 6 बजे वाले बैच में मात्र 27,999 रुपये पे करके जुड़ सकते हैं। तो अभी ये 27,999 में है। अमूमन जो है ये 30,000 31,000 का कोर्स रहता है। इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा, 18 बुक्स का सेट मिलेगा, आपके घर पर ये किताबें पहुंचाई जाएंगी। अगर आप इंग्लिश बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। ऑनलाइन में भी विरद लाइव कोड के साथ इतने में ही एडमिशन मिल जाएगा। ऑफलाइन में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी विरद लाइव कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। करोल बाग का बैच आपको मिलेगा ऑफलाइन का 19,999, माफ कीजिएगा 99,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। विरद लाइव कोड का वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको वहां पर ये बड़ा सा एक होर्डिंग दिखेगा जहां पर आप जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। कोई समस्या हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल के बैचेस भी ओपन हो चुके हैं। ऑप्शनल के बैचेस भी आप ले सकते हैं 15,999 में मात्र विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं PSIR, इस पर जो है क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी हिंदी में। इंग्लिश में आप चाहते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट्स पर मिल सकती हैं। किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये 4 के चारों शानदार जो है टॉपिक्स, शानदार ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, इस पर जरूर जुड़िए। इतिहास 31 मई से इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और भूगोल में 31 मई से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शन ले लीजिए, हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शन ले लीजिए। 31 मई से ही बैच स्टार्ट होंगे हिंदी साहित्य के
और 31 मई को ही बैच में आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जो एक क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी। तो सभी में आप देख सकते हो, सभी बैचेस में आप देख सकते हो कि एडमिशन ले सकते हो आप हिंदी में, और इन सब में एडमिशन लेने के लिए भी आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शंका है, समाधान चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। इस लेक्चर का PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम की ID भी हमारी यही है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं सोशली कनेक्ट होने के लिए। ये हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ID है। कुछ और भी पूछना है पर्सनली तो आप हमारे ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ में virat.dubey@studiiq.com। आशा करते हैं आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।